चाहिए। चलिए तो रे से स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन रे। रे क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन पाथ, The है ना? straight line path of light. यस, द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels. Light travels. So along which light travels in homogeneous medium, मतलब कि पूरा मीडियम एक जैसा होना चाहिए। लाइक हम बोल सकते हैं कि एयर है तो कंप्लीटली एयर, है ना? वैक्यूम है तो कंप्लीटली वैक्यूम, वाटर है तो कंप्लीटली वाटर। ओके, आई बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है लाइट जैसे ही एयर से वाटर में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। मतलब रहता तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन पहले वाली स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, ऐसे बेंड हो जाएगी। सो सिंपल सी बात है, इन अ होमोजेनस मीडियम। ठीक है, क्लियर? तो इसको नोट करो जल्दी से। दैट्स ऑल। तो बेटा ये रे है। अब नेक्स्ट बात आती है, रे हमने पढ़ लिया। अभी जो लाइट रे है ना, वो किस किस वे में मूव कर सकती है या किस किस टाइप की होती है? तो बेटा हम बोल सकते हैं एक होती है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या होता है? लाइट रे अलग अलग प्लेसेस से आ रही है और एक ही प्लेस पर फोकस्ड है, या फिर इस तरह से आ रही है, वी कैन से। सो सच टाइप ऑफ लाइट बीम या लाइट रे इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? सर इसको एक लिखने की पॉइंट, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। So light coming from different places focused at a single point, we can say such type of beam is called convergent beam या convergent ray. Yes, any doubt? और यदि एक सिंगल पॉइंट से लाइट रे स्टार्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है इस तरह से, तो बेटा इस टाइप की बीम्स को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार क्या होगा, ऐसे वर्ड्स आपको क्वेश्चंस वगैरह में मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? और लाइट रेस के भी कन्वर्जेंट का एक दो। हाँ बेटा, मैंने बोला कन्वर्जेंट क्या होता है? इफ लाइट रेस आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड फोकस्ड एट अ सिंगल पॉइंट, यानी कि सारी की सारी एक ही पॉइंट पर आ रही है ना? और फाइनली एक ही पॉइंट पर मीट करेगी। सच टाइप ऑफ रेज आर कॉल्ड कन्वर्जेंट रे। यदि लाइट रेस एक ही प्लेस से स्टार्ट होकर या एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, उसके बाद वो वापस कभी नहीं मिलती, तो सच टाइप ऑफ बीम्स आर कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम। क्लियर? Yes, sir. और पैरेलल तो आपको पता ही है, पैरेलल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कि सारी लाइट रेस क्या होंगी? पैरेलल होगी। ओके, डन। आगे बढ़े? यस वेरी गुड, नाइस। तो चलिए बेटा आगे बढ़। हाँ सर, 1 सेकंड, आई एम नोटिंग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सिर्फ इस डायग्राम को नोट कर लो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आप लोगों को कभी भी ये वर्ड मिले तो आप क्या इसको लिखोगे। ठीक है ना? लाइक आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि व्हाट टाइप ऑफ रेव्स दिस आर? यप, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट बात आती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कलर को क्यों देख पाते हो, है ना? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को और किसी भी कलर को क्यों नोट, या बेटा इट विल बी बेटर इफ यू राइट डाउन द नोट्स, है ना? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सेव होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक क्लाउड उसको सेव नहीं कर पाता, सो एरर भी आ सकती है। सो इट विल बी बेटर कि आप लिखते रहो, मैं भेज दूंगा नोट्स भी। ठीक है, चलिए दोस्तों। सो नेक्स्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हो? तो लेट्स से यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है और यहाँ पर है सन, ठीक है, और यहाँ पर है ट्रीज, ठीक
अभी कोई भी ह्यूमन या ये इंसान इस ट्री को कैसे देखेगा या क्यों देख पाएगा, इसका रीजन क्या है बेटा? जब पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा है ना, पूरी तरह से क्या है, डार्क है, तो सन से कोई भी लाइट रेज नहीं आती है, कहीं से भी कोई लाइट रेज नहीं आती है, और इंसान को सब तरफ डार्क ही दिखाई देता है, कहीं पर भी कोई चीज दिखाई ही नहीं देती है। ओके, अब क्या हुआ, लेट्स से यहाँ पर सन आ गया, तो सन से लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज आके गिरेगी किसके ऊपर? ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ट्री के ऊपर आकर लाइट रेज गिर रही है, और लाइट रेज ट्री से टकरा कर वापस आती है और इस ह्यूमन की आई में एंटर करती है। तो बेटा लाइट रेज जो है वो कहाँ से टकराई? ट्री से टकराई और ह्यूमन की आईज में एंटर कर रही है। तो इसलिए जहां पर ये टकराती है वो वाला प्लेस इस ह्यूमन को दिखाई देता है, विजिबल होता है फिजिकली। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes. हाँ, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस। क्लियर? तो सर अगर डायरेक्ट लाइट अपने पे आई तो भी दिखेगा ना फिर तो? डायरेक्ट लाइट अपने पर आई तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा बेटा, ठीक है, हमें वो सोर्स दिखाई देगा। आर यू गेटिंग? सर बात समझ पाए? इनसे अगर पूरे ट्री पे लाइट गिर रहा है, मतलब सनराइज गिर रहा है, तो फिर अपने को पूरा ट्री दिखेगा ना? क्या बेटा, फिर से बोलो। पूरे ट्री पे अगर सनराइज हाँ आ रहा है हाँ, वो तो पूरी ट्री एक्चुअली क्या है बेटा, डायरेक्ट सनराइज गिरे ऐसा भी जरूरी नहीं है, कहीं और से रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर गिर रही हो तो भी चलेगा, है ना। ठीक है, बेसिकली वहां से जो भी ट्री है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आनी चाहिए, ठीक है, कहीं से भी आए चाहे, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आनी चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, है ना। आई बात समझ? yes, sir. तो सर मतलब पूरा ऑब्जेक्ट देख पाएंगे कि खाली उतना पार्ट देख पाएंगे जहाँ पर लाइट गिर रहा पूरा था? ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आती है, ठीक है ना। आपको थोड़ी पता है कि एक रे आ रही है, दो, वहां पर इनफाइनाइट रेज होती है, हर जगह से, हर एक पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, ठीक है ना। यस सर। यस। चलिए दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। इसीलिए आपको ना अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंधेरे में क्या नहीं होता, लाइट नहीं होती, लाइट रे नहीं होती, तो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ सकती और आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेडी? सर वो डायग्राम ड्रॉ करना है? नहीं नहीं, आपके नॉलेज के लिए था बस, है ना, ताकि मैं रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करके कर पाऊं, है ना। करें स्टार्ट। राइट डाउन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके। तो बेटा जी, आप लोगों को एक बात पता है कि लाइट रे क्या होती है? किसी भी सरफेस से टकराकर बाउंस बैक होती है ना। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ मिरर से हो। रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस से होता है। ओके, तो हम जिस भी चीज को देख रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, एक और बात, आपको पता है लाइट में कलर्स होते हैं, सेवन, ऑल सेवन कलर्स जो हम बोलते हैं ना विबग्योर, तो एक व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं। ओके, तो जैसे ही कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, तो बेटा ऑब्जेक्ट की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ वेवलेंथ, यानी कि उस लाइट का कुछ पार्ट वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर लेती है, ठीक है। और एक लाइट जो होती है बेटा, उसमें हर एक कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ्स होती है, समझ रहे हो आप? Yes, 7 sir. कलर्स हैं, यस सर। सारे कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ रहेंगी। तो लेट्स से सरफेस ने ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अपने को ग्रीन कलर कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यदि सरफेस ने रेड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो रेड आपको नहीं दिखाई देगा। और लेट्स से सिर्फ और सिर्फ रेड को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, बाकी सबको उसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो रेड को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो रेड क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? तो रेड वेवलेंथ मतलब लाइट की वो वेवलेंथ जो रेड कलर की होती है बेटा,
वो आपको क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आएंगी, तो आपको वो सरफेस रेड कलर की दिखाई देगी। आर यू गेटिंग? sir. या तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि कोई भी सरफेस जो है वो कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर लेती है। यदि रेड वाली रिफ्लेक्ट हुई तो वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में जाएगी, तो आपको ऑब्जेक्ट रेड दिखाई देगा। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि सरफेस जो है वो सारे कलर्स की लाइट रेस को क्या कर पा रही है, एब्जॉर्ब कर पा रही है। क्लियर? तो यस सारे सर। ही कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो बेटा आपको डार्क दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रही है सरफेस। ओके? Yes. यस, तो बस इतनी सी बात थी। अब आगे बढ़े। यस, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? तो करिश, वो हाँ, ऑब्जेक्ट का खुद का कलर होता है तो क्या होता है फिर? क्या बेटा? अगर ऑब्जेक्ट का कलर होगा खुद का, जैसे कि हाँ रेड हुआ, तो फिर क्या हाँ, होगा? यदि अ, बेटा ऑब्जेक्ट का खुद का, एक्चुअली उसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है ना? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट का कोई कलर है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ऑब्जेक्ट की सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, रेड को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? तो हमें ऑब्जेक्ट रेड दिखाई देता है। आई बात समझ? यस सर। या इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? हमें कोई भी चीज रेड इसलिए दिखाई दे रही है जस्ट बिकॉज वो रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, दैट्स ऑल। रेड को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है, और ज्यादा रेड दिखाई दे रहा है मतलब वो पूरी तरह से रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है। क्लियर? यस। So what if object does not observe any color? बेटा डार्क दिखाई देगा ना। किसी को भी ऑब्जेक्ट, अच्छा, ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट रे को एब्जॉर्ब नहीं करता तो वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट? हेलो? Yes, sir. तो So इसका why? मतलब वो आपको मिरर जैसे दिखाई देगा, समझ आया? तो Okay, मिरर पे sir. क्या होता है, मिरर से लाइट रे टकरा के आपकी आईज में आएगी तो आपकी आईज में एक फ्लैश आएगा, राइट? क्लियर? Yes, sir. तो मिरर एक ऐसी चीज है जो आपको मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है? मैक्सिमम ऑफ Okay, sir. मतलब सारी की सारी वेवलेंथ को ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है? Okay, sir. तो सर यस, पेंट करते हैं हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? कोई ऑब्जेक्ट को पेंट करते हैं तो क्या होता है, मतलब वो उसकी लाइट बेटा कैसे आपने होता है? किसी ऑब्जेक्ट को लेट से रेड कलर से पेंट किया, मतलब आपने एक ऐसे मटेरियल से आपने उसके ऊपर लेयर बना दी जिससे क्या होगा, सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, वो रेड कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट सरफेस जो है वो रेड कलर की दिखाई देती है, ठीक है? यस सर। या Sir, if बी it फाइन। absorbs all हाँ the बेटा, color, it would be black, right? क्या बेटा? वो यदि सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ब्लैक, किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं करता है तो वो आपको लाइट की तरह, फ्लैश की तरह दिखाई देगा, है ना? व्हाइट लाइट। क्लियर? Yes, sir. यस। चलिए बेटा, ये सारी चीजें हो गई। अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, आप रिफ्लेक्शन हेडिंग डाली तो नहीं है? डाल दिया आपने? डाल डाल दी। दिया। डाल दी, कोई बात नहीं। उसमें सबसे पहले लिखो बेटा, रिफ्लेक्शन के अंदर ही लिख लो, कोई बात नहीं, या फिर अलग से लिख लो, कैसे भी चलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यदि आप ना लिखना चाहो तो भी ठीक है, लिखना चाहो तो भी ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लिख लो ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहे। एनी हाउ, ये सारे पॉइंट्स वेव्स चैप्टर में आते हैं। वेव्स आपको पढ़ा लिया क्या? नो सर। नो, ठीक है। हाँ, हर्षिल पूछ रहा है बेटा कि व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ऐसे हमारे सिंपल लैंग्वेज के लिए तो हम यही बोलेंगे कि हमें रेड दिखाई दे रहा है तो ऑब्जेक्ट रेड है, ठीक है? आपको यदि ग्रीन दिखाई दे रहा है तो ऑब्जेक्ट ग्रीन है। लेकिन बेटा उसका एक्चुअल कलर क्या है हमें नहीं पता, हमें तो बस उसका कलर जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट दिखाई देता है, समझ आया? तो हम नहीं बता सकते कि किसी ऑब्जेक्ट का कलर किस, मतलब कौन सा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट रे की वजह से। तो सिंपल सी बात है, वो सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेड है ना? क्लियर? मतलब मैं तो आपको अपनी आईज की एक मतलब प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि वो क्यों किसी ऑब्जेक्ट का कलर देख पाती है। क्लियर? यस सर। और बेटा जैसे कि आप ग्लास की बात करो, तो ग्लास में क्या होता है, ग्लास में सारी की सारी लाइट रेज को वो क्या कर देता है, अपने अंदर से पास करवा देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है? और रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, एब्जॉर्ब भी नहीं करता, रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, तो उससे हम बोल सकते हैं उससे पास होके दूसरी तरफ निकल जाता है।
ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं ओपैक या फिर ट्रांसपेरेंट सरफेसेस। क्लियर? सर इनविजिबल भी हो सकता है ना अगर सब कुछ पास हो जाए तो। 100% लाइट रेज पास हो रही है तो इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है सर ओपैक कब होगा? बेटा? 100% लाइट रेज यदि पास होकर निकल जाए, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि सारी लाइट रेज यदि पास होकर निकल जाए तो उसको ट्रांसपेरेंट या फिर ओपैक बोलते हैं। ठीक है, आगे यस बात सर। समझ? हाँ, चलिए तो बेटा आप फटाफट से लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको किससे, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पता है ना आपको? फर्स्ट पॉइंट सबको पता है। और बेटा ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, लाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके बच्चा लोगों, ये समझ आया आपको? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों? So can you just repeat what do we have to write? या आपके सामने स्क्रीन पर पॉइंट दिखाई दे रहा है बेटा आपको? Yes, sir. बस यही वाला लिखना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड इससे कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। अब वो डिपेंड करेगा मीडियम में। ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में मैक्सिमम रहती है। बाकी किसी भी मीडियम की बात करो तो वो इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सर हाँ बेटा? सर why does speed differ in different mediums, like what changes it? हाँ बेटा, वो चीज को हम थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, Okay ओके। sir. बेटा एक Okay. सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है। एक रोड है, पूरी तरह से खाली है ना, और मस्त एकदम चकाचक फ्लैट सरफेस है। आपको कोई बोलेगा कि जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट दौड़ के दिखा तो आप बहुत तेज दौड़ लोगे, राइट? लेकिन Yes sir. उसी रोड पे क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स, कंकड़, पत्थर और मैं बोल दूं कि बुशेस वगैरह सब कुछ है ना। ठीक है, तो छोटे मोटे कांटे वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं। फिर कोई आपको बोले कि दौड़ के दिखा तो क्या आप उतना तेज दौड़ पाओगे? No sir. नो ना। तो सिंपल सी बात है कि ये टोटली मीडियम पर डिपेंड करता है। वैक्यूम की बात करें तो वहां पर कोई मीडियम नहीं होता, कोई मीडियम नहीं है, मतलब लाइट फ्रीली मूव कर सकती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, सर लेकिन this concept can be used if we treat light as photons, no? Waves तो कहीं से भी हाँ पास हो यस सकती है। यस यस, बिल्कुल बेटा, है ना। या तो बेटा ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बट हम लोग इसकी बात करें बेटा तो जब ये वैक्यूम में ट्रैवल करती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होगा बेटा, लाइट के बहुत सारे मतलब सॉरी मीडियम के बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसकी मोशन को थोड़ा सा क्या करते हैं, उसकी मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। या ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो उसकी Force. वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। बेसिकली किसी भी मीडियम में जाने पर वेव की वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, क्लियर? यस। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा लाइट जो होता है, ये सेकंड पॉइंट लिख लो बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है बेटा? वेव्स क्या है, ये चीज आप वेव्स चैप्टर में पढ़ते हो। अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, क्योंकि मैं वेव समझाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो अभी सिर्फ इतना जान लो कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब होता है एक ऐसी वेव जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर पाए। ठीक है, आपको पता है लाइट सन से आ रही है, बीच में बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जहां पर कोई मीडियम नहीं है, कंप्लीटली वैक्यूम है, लेकिन फिर भी लाइट ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंच जाती है, राइट? क्लियर? Yes, sir. यस। तो इसलिए हम बोलेंगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। जो हम लोग बोलते हैं यानी कि साउंड वेव, बेटा साउंड वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये एक मैकेनिकल वेव है। क्यों? यदि आप वैक्यूम में चले जाओ तो लाइट जो है वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। आप कितना भी तेज, सॉरी, साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। आप कितना भी तेज चिल्लाओ, सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। आई बात समझ?
ओके, तो यदि हम आपको स्पेस में लेकर जाएं, पहली चीज तो आप वहां बोल ही नहीं पाओगे, लेकिन बोलोगे भी तो किसी को सुनाई नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और बेटा ये ना एक वैरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इन डिटेल्स we will discuss in a chapter electromagnetic wave in class 12, not now. Okay, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट, लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। बेटा कोई भी वेव होती है ना, उसके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीजें होती है, चाहे मास हो ना हो, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम होता है, ठीक है? आई बात समझ? और इसको भी आप सर अच्छे से ऐसे समझो। कैसे? हाँ बेटा, अभी आप इसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है? इसको आप समझोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, ओके? ठीक है बेटा? ओके सर, ओके। या सो लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। क्यों? क्योंकि एक वेव है। नोट कर लो बेटा इस पॉइंट को। और इसकी डिटेल्स हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसका रीजन ये है कि यदि मैं अभी आपसे डिस्कस करने बैठा तो शायद ये चैप्टर एक महीने तक कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, है ना? पूरा 1 मंथ लग जाएगा, या शायद उससे भी ज्यादा। ओके, नेक्स्ट बेटा, कोई भी वेव होती है ना, तो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। बेटा ये ऑसिलेशंस एंड वेव्स में आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत कुछ कुछ पहले पढ़ा है क्या वेव्स के बारे में? यस साउंड्स तो आपने सर। पढ़ा है ना? Yes, sir. हाँ, यस। तो बेटा वहां पर आपने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो बेटा फॉर एनी वेव, चाहे कोई भी वेव हो, फॉर एनी वेव, किसी भी वेव के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हो? और एनी वेव, ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। v का मतलब होता है स्पीड ऑफ वेव, ठीक है? स्पीड ऑफ वेव। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो एफ, एफ होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। एंड दिस सिंबल, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं लैम्डा, LAMBDA, ठीक है? लैम्डा ये रिप्रेजेंट करता है वेव लेंथ को, वेव लेंथ। ओके दोस्तों, इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ये sir. फॉर्मूला किसी भी वेव के लिए हमेशा वैलिड होता है। तो बेटा Sir, ऑब्वियस, sir, हाँ, both electromagnetic and mechanical. हाँ, Yes, electromagnetic. यस, कोई भी वेव हो सबके लिए वैलिड है ये, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो आप इसको ये वाला पॉइंट लिख लो पहले। द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा इज एप्लीकेबल फॉर लाइट वेव, ठीक है? और उसके बाद ऐसे लिख लेना, v इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव, f इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा इज वेव लेंथ, ठीक है? नॉट इट? यस, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर तो आपने जो Yes. लिखा उसको नोट करने का है, फॉर एनी वेव से नोट करने का, स्पीड v इक्वल टू से नोट करने का है। नहीं, आपको बस देखो ये v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा तो आपने यहाँ पर लिख दिया ना, है ना? तो इसको आप चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में बंद करके स्टार मार्क डाल सकते हो, ठीक है? और ऐसा नहीं किया तो आप फिर से ऐसा ये वाला भी कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अपनी सुविधा से लिख लो, बस पॉइंट कुछ मिस ना हो पाए, ठीक है? क्लियर? मतलब आपको समझ आना चाहिए बेसिकली जब आप रिवाइज कर रहे हो। ओके दोस्तों, क्योंकि मिस तो Yes. कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट है, आप कैसे भी लिखो इसको, आपको बस समझ आना चाहिए कि हाँ v इक्वल्स टू एफ लैम्डा में v स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बेटा लास्ट पॉइंट, एक और बात, आप किसी भी यदि वेव की बात करो तो बेटा फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? सोर्स पर। यानी कि लाइट कहां से आ रही है? लाइट यदि सन से आ रही है तो फ्रीक्वेंसी सन पर डिपेंड करेगी।
लाइट यदि बल्ब से आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन बल्ब। लाइट यदि किसी एलईडी या किसी और जगह से आ रही है तो लाइट डिपेंड्स ऑन दैट, सॉरी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन दैट सोर्स। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ओके दोस्तों, समझ आया? Sir, Yes, sir. हाँ sir, but wavelength will change, then frequency हाँ, should also no, change, no? wavelength will change, then speed will change, but frequency will remain same. Okay, frequency will remain same. तो last point लिख लो बेटा, frequency of light remain unchanged when it gets reflected or refracted. Clear? Not it? One second. सर खाली वैक्यूम में 3 into 8:10 होता है स्पीड की, बाकी जगह भी हो सकता है? वैक्यूम में 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, पर हम लोग एयर में भी इतना ही मान के चलते हैं, है ना? एयर में भी इतना ही मान लेते हैं, ठीक है? Sir, बाकी but in air it is 2.9999. एक्चुअली ये ना हम लोग नियरली 3 into 10⁸ ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना? Okay. या हम एयर में भी ऑलमोस्ट वैक्यूम वाली स्पीड मान लेते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा लेस होता है, लेकिन हम लोग इतना ही मान के चलते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो। ओके, चलिए दोस्तों। तो सर बाकी जगह 3 into 10⁸ से कम ही होगा ना फिर? हाँ, दूसरे कोई भी मीडियम में, वाटर में चले जाओ, चाहे ग्लास में चले जाओ, ऑयल में चले जाओ, ऑब्वियसली लेस होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, है ना? कोई डाउट तो नहीं? या सो नेक्स्ट की बात करूं बेटा, तो इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जस्ट शो कर रहा हूं। बेटा यदि एक फ्लैट सरफेस है तो कोई भी लाइट रे आएगी तो बेटा आने के बाद ये ना इस तरह से जाएगी। यदि एक और लाइट आई जो इसी के पैरेलल है तो बेटा जाएगी भी वापस पैरेलली। समझ में आ रहा है? तो फ्लैट सरफेस से यदि रिफ्लेक्शन होता है और पैरेलल लाइट्स इंसिडेंट होती है तो जाते वक्त भी वो पैरेलल होती है। लेकिन कोई सरफेस रेगुलर नहीं है, मतलब कि पूरी उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो ऑब्वियसली लाइट रेज आएंगी, टकराएगी और टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। यस, एग्री ना? बेटा आप सोचो, आप एक फ्लैट सरफेस पर बॉल फेंकोगे तो एक सिंपल वे में आप देखोगे कि आपने जिस डायरेक्शन में फेंकी है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जाती है। ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे एक साथ बहुत सारी बॉल्स को फेंक के देखो, सारी अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। करेक्ट? यस दोस्तों? Yes, sir. यस। तो चलिए, तो यहाँ पर बेटा फटाफट से लिख लीजिए, when light rays strike the boundary of two media such as air and glass, a part of light is turned back into the same medium. This is called reflection of light. क्या मेरी बात समझ पाए? बेटा लेट्स से ये एक सरफेस है, या ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर। नीचे कौन सा मीडियम है बेटा? लेट्स से ग्लास है या फिर मिरर है, कुछ भी ले लो। अब लाइट रे क्या हो रही है? इस तरह से आ रही है, ठीक है? तो इसको, जो लाइट आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। ओके, यहां से टकराने के बाद क्या होता है बेटा? ये सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, लेकिन डायरेक्शन कुछ और होती है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। बेटा कोई भी सरफेस आइडियल नहीं होती, मतलब 100% लाइट को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ पार्ट को वो एब्जॉर्ब जरूर करेगी, ठीक है? आई बात समझ? सर तो स्मूथ सरफेस से हम जो रिफ्लेक्ट करते हैं उसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ, उसको रेगुलर या फिर स्पेक्युलर, ठीक है? सर ये ग्लास एब्जॉर्ब नहीं करेगा थोड़ा लाइट को? ऑब्वियसली ग्लास एब्सॉर्ब। बेटा यदि सिर्फ ग्लास की बात करें ना, तो कुछ पार्ट
एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट उससे पास हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम तो सिर्फ रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैंने लिखा है अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक। कैन यू सी? यस यस, तो उतना पार्ट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। यदि मिरर ले लिया तो बेटा मिरर में मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक। ओके, आई बात समझ? So can you show the previous slide once? Yeah. I'll just take a screenshot. मेरा last point बच गया था. Okay. Not it. Yes sir, done. चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ये लिख लो जल्दी से, ठीक है? और ये ऊपर जो रेड वाला डायग्राम मैंने बनाया है वो बना लेना, ठीक है? वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को, 8th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, है ना? सर वाटर के साथ भी सेम केस है क्या? बेटा वाटर की बात करो ना, तो वाटर से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आपको पता है? वाटर से भी कुछ पार्ट ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट, इसलिए आपको वाटर दिखाई देता है ना? लेकिन एयर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए आपको दिखता नहीं है। लेकिन एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो तो आपको एयर में वो डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उन डस्ट पार्टिकल्स से लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यस बेटा, एक एकदम मैं बोल सकता हूँ कि तुम ऐसे प्लेस में चले जाओ जहाँ बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, वहां तुम रात के टाइम में ना, नाइट के टाइम में, यदि आप अपने व्हीकल की, जो भी व्हीकल आपके पास है उसकी लाइट्स ऑन करोगे तो आपको बिल्कुल भी लाइट नहीं दिखाई देगी। लेकिन वहां पर थोड़ा सा मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है ना? तो आपको क्या होगा, या फिर फॉग है या कुछ भी है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो लाइट का वो एक ऐसा कॉनिकल वो दिखाई देगा, है ना? लाइट जा रही है वो पूरा दिखाई देगा आपको। यस और नो? यस एग्री? सर. सर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का 5th पॉइंट में समझाएंगे आप? 50 फ्रीक्वेंसी वाला? हेलो यस बेटा, लाइट की फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, बस इतना सा याद रखना है आपको, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। ब्रैकेट में लिख लो बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे लिख लो, ठीक है? क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन the source of light. Clear? Not on the medium. Any problem? नो सर Correct. आंसर पॉइंट क्या बेटा? नो सर आंसर सेकंड और थर्ड पॉइंट हमको बाद में सिखाएंगे ना, वो वेव के चैप्टर में। हाँ हाँ हाँ, वो वेव्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सीखोगे आप, ठीक है? आगे बढ़े बेटा, अभी तक ये फर्स्ट स्लाइड ही है, ठीक है ना? ये फर्स्ट स्लाइड ही है। अब इसके बाद हम सेकंड स्लाइड को मूव करने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सेकंड स्लाइड। चलिए दोस्तों, ये फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में ज्यादा नोट करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर बस मैंने एक डेफिनेशन बताई आपको। मैंने लाइट रे स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। बाउंड्री मतलब हम बोल सकते हैं कि सरफेस जो कि दोनों मीडियम को अलग कर रही है ना? एयर एंड ग्लास। तो अ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक, यानी टर्न बैक या बाउंस बैक भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, इन द सेम मीडियम। देखो एयर से आ रही थी और इस सरफेस से टकरा के वापस एयर में ही चली गई, डायरेक्शन भले ही डिफरेंट है लेकिन वापस एयर में ही चली गई ना, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको? रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है? यदि एक रेगुलर सरफेस है तो बेटा उससे पहले एक और पॉइंट लिखा है, व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम इट सफर्स नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ।
बट इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस। बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो जल्दी से। चल लोगो, यस या आपको एक मिनट, या ये पॉइंट दिखाई दे रहा है? ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, राइट? Yes, sir. When lights get reflected in the same medium, it suffers no change in frequency, speed and wavelength. बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पर डिपेंड करती है। स्पीड एंड वेवलेंथ, बेटा यदि मीडियम सेम है तो स्पीड एंड वेवलेंथ भी सेम रहते हैं। यदि मीडियम बदल गया तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? Sir, I didn't get that point. बेटा मैंने बोला कि स्पीड एंड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम। यहां पर क्या लिख लोगे? बिकॉज स्पीड एंड wavelength depends on medium, depends on medium। मीडियम मतलब एयर है या वाटर है या किसमें वो ट्रैवल कर रही है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मीडियम ओनली। कोई दिक्कत? बेटा देखो, हमें पता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि यदि लाइट सन से आ रही तो सिर्फ सन पर ही डिपेंड करेगी और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। तो फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी चेंज नहीं होती। ठीक है, ओ बिकॉज की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, CAUSE लिखना। ठीक है, हाँ। अभी स्पीड एंड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम ओनली। समझ में आ रहा है? यानी कि लाइट एयर में है और फिर किसी सरफेस से टकराई तो वो वापस एयर में ही जाएगी ना। तो बेटा एयर में उसकी जो भी वेवलेंथ एंड स्पीड है वो उसकी सेम ही रहेगी ना, वो चेंज थोड़ा ही ना होगी। क्या मेरी बात समझ पाए? हेलो? Yes. यस। लेकिन उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका रीजन ये है बेटा कि कोई भी सरफेस आइडियल नहीं होती है ना, और आइडियल नहीं होती तो जैसे ही उसके ऊपर लाइट गिरती है ना तो लाइट की कुछ एनर्जी वो सरफेस खा जाती है। सरफेस क्या करेगी? उस लाइट की थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। आर यू गेटिंग? Sir. तो लाइट जैसे ही सरफेस की एनर्जी को खाएगी या एब्जॉर्ब करेगी तो लाइट की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और एनर्जी और इंटेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। एनर्जी कम हो जाएगी मतलब इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। ओके, तो कभी भी रिफ्लेक्शन होता है ना तो लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है। ओके, बहुत ही शार्प लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ी सी डिम हो जाएगी। गॉट इट? सर मतलब जो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है वो उतना कम हो जाता है। हाँ, यदि लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस ने तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, लाइट पूरी तरह से खत्म। लेकिन बेटा कोई भी सरफेस आइडियल नहीं होती, तो बहुत थोड़ा थोड़ा लाइट तो एब्जॉर्ब करती ही है कोई भी सरफेस, है ना? क्लियर? 100% रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। यस सर, ओके। यस, बस यही बात मैं आपको बताना चाहता था। क्या आपको अच्छे से समझ आया? यस सर। बेटा वो इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑल की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है बेटा? ओके अनन्या, विल टॉक अबाउट दैट जब वो टॉपिक आएगा तब। ठीक है, या नोटेड ऑल ऑफ यू? यहां तक नीचे वाले डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है और लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो बस आपके नॉलेज के लिए। यस बेटा, तो देखो डायग्राम देखो, फर्स्ट वाला स्पेक्युलर वाला डायग्राम देखना। पहले देखो लाइट रेस, देखो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है और फिर गई कैसे? पैरेलली। ठीक है, तो इसका मतलब लाइट रेस इस तरह से आई और ऐसे गई। फिर दूसरी लाइट को आप देख सकते हो, ये ऐसे आई ऐसे गई, ये ऐसे आई और ये ऐसे गई। यू कैन सी all light rays which are incident are parallel और all reflected light rays are also parallel। इसका मतलब क्या हुआ? जो फ्लैट सरफेस होती है तो स्पेक्युलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी पैरेलल होंगी। लेकिन सरफेस यदि पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है तो क्या होगा? ध्यान से देखो डायग्राम, लाइट रेज आ रही हैं, आ तो पैरेलल रही हैं लेकिन जा नहीं रही,
ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं जा रही। तो ये लाइट रे आई, ये भी आई, ये भी आई, देखो ये सारी पैरेलल आ रही है ना, इंसिडेंट तो पैरेलल हुई, लेकिन जाते वक्त उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। ठीक है, समझ पाए? नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए था। हाँ बेटा, सेकंड पॉइंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना? सेकंड पॉइंट कौन सा? सेकंड पॉइंट लिखा अपन ने, व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम, बेटा वो पॉइंट रिफ्लेक्शन चाहे किसी भी सरफेस के लिए हो, वो हर सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है? ओके, यस सर। रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो, सबके लिए वैलिड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से टाइप का रिफ्लेक्ट, मतलब कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैंने जस्ट आपको एक डायग्राम में शो किया है एनिमेशन की हेल्प से। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और बीच में नॉर्मल है, ठीक है? और ये ब्लैक वाली सरफेस जो दिख रही है ना आपको, वो क्या है बेटा? वो मिरर है या फिर ऐसा कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और यह है नॉर्मल। बेटा नॉर्मल क्या होता है? हम ना जिस भी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम लोगों को ना लाइट की डायरेक्शन को देखना है। तो लाइट की डायरेक्शन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में ना एक नॉर्मल यानी कि एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ठीक है? और किस पॉइंट पर खींचते हैं? जिस पॉइंट पर लाइट सरफेस को स्ट्राइक कर रही है ना, उसी पॉइंट पर हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और परपेंडिकुलर से इंसिडेंट लाइट रे जो भी एंगल बनाती है, दिस इज कॉल्ड आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? और रिफ्लेक्ट हुई तो बेटा नॉर्मल से जो भी एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? हेलो बेटा, समझ आया? तो आई को क्या बोलेंगे यहाँ पर? आई इज कॉल्ड एंगल of incidence and small r is called angle of reflection, angle of reflection। कोई दिक्कत? बेटा ये दिखाई दे रहा है रेड कलर में, मुझे लग रहा है कंफर्टेबल नहीं होगा जो मैंने लिखा है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ बेटा सर ये दिख रहा है। या यदि आपने पहले रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है तो अभी ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करने वाले हैं, ठीक है? नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, वैसे भी आपको पता है ये चीज, बचपन से पढ़ते आ रहे हो नहीं? ठीक है, डाउट था मतलब लास्ट स्लाइड पे हाँ कि स्पीड एंड वेवलेंथ इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि वो सेम मीडियम में है ना, हाँ, मीडियम यस यस बेटा, वो मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उसका स्पीड और वेवलेंथ सेम ही रहेगा। यस ऑब्वियसली बेटा, स्पीड और वेवलेंथ सेम रहेगा क्योंकि सेम मीडियम में है ना। गॉट इट? यस आगे बढ़े? यस सर। चलिए दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? सर, कैन यू रेडी? टेक द लास्ट, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा, लास्ट वाला तो ऐसे ड्रॉ कर लो ना, इसमें ये वाला डायग्राम की बात कर रहे हो आप? हेलो यस बेटा, ये तो ड्रॉ कर लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जल्दी से ड्रॉ कर लो। किया? डन सर। या चलिए, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ। बेटा मैंने यहाँ पर वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा तो है, एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ, आपको ये लिखना चाहिए कि नहीं। इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at a point of incidence lie in the same plane, this is called plane of incidence और plane of reflection। तो बेटा ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या है कि देखो, अरे कैमरा ऑफ है क्या? बेटा देखो, ये सरफेस आपको दिखाई दे रही है ना, इसको हम बोलते हैं प्लेन सरफेस या फिर प्लेन। आपको समझ आया? कोई भी फ्लैट सरफेस क्या होगी? प्लेन सरफेस होगी। तो यदि लाइट रे ना इस प्लेन के अंदर ही इंसिडेंट हुई है, ठीक है, तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में होना पड़ेगा
और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होनी पड़ेगी, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, एक ही फ्लैट सरफेस के अलोंग होने चाहिए। क्लियर? Yes. Yes, sir. तो वो सेम प्लेन में होनी चाहिए और इसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, या फिर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। नोट डाउन दिस पॉइंट फास्ट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सर अगर ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो वो तो ऊपर से हो गया फिर लॉ। अरे बेटा आप प्लेन का मतलब नहीं समझ रहे, वो ऊपर से हो रहा है, मैं सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हो ना, देखो ये इंसिडेंट रे है, तो आपको नॉर्मल भी इसी प्लेन में और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में, ऐसे नहीं कि ये इंसिडेंट लाइट रे इस तरफ है तो आप इस तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, है ना। अब ये क्या हो गया, ये तो अलग डायरेक्शन हो गई ना, आप समझ रहे हो। अब ये देखो ये एक प्लेन में थोड़ी आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल अलग ही कहीं जा रहे हैं। क्लियर? आपको ये इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, समझ पाए? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? Sir, one minute. हाँ, Done. हाँ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, यानी कि आई। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ओके, आर ऑलवेज इक्वल, वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स ऑल। नोट करो जल्दी से। ये सारी चीजें आपने बचपन में पढ़ी थी, वंस अपॉन ए टाइम, है ना, इन क्लास 8th, ऑल्सो क्लास 9th, सर हमें 10th में भी था। 10th में भी था, सॉरी नॉट इन 9th, हाँ या 8th एंड 10th, है ना, या गुड, मैंने गलती से 9 बोल दिया, एक्चुअली वो 10 में ही था, और अभी 12th में फिर से आता है, लेकिन अभी बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी वहां पर, तो बस एक एक मतलब हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि हाँ ऐसी चीज आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हो। ठीक है दोस्तों, डन, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? Yes, sir. गुड बेटा, नेक्स्ट है नॉर्मल इंसिडेंस। बेटा इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये कॉमन सेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? previous slide? सर कैन यू शो इसके पहले वाला स्लाइड? कि पहले वाला स्लाइड बेटा, इसको तो दिखने की जरूरत ही नहीं है ना, नहीं सर, उसके भी पहले। ये वाला, यस सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन, डन सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों? बेटा नॉर्मल इंसिडेंस, इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब है, ऐसी लाइट रे जो नॉर्मल के ही अलोंग इंसिडेंट होती है उसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो
मैं बोलूंगा कि जो नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, बोलो आप लोग बताओ, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ लाइट? 0 degrees. 0 डिग्री, वेरी गुड। तो बेटा ये एक सरफेस है, एक लाइट रे, यहाँ पर एक मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल, ठीक है। अब हो क्या रहा है, एक लाइट रे जो है वो ना इसी सरफेस के अलोंग इंसिडेंट हो रही है, तो मैं ना इसको ब्लू कलर में ले लेता हूँ, ये लाइट रे है इस तरह से आ रही है, तो किसके अलोंग आई बेटा? नॉर्मल के ही अलोंग इंसिडेंट होकर आई, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है। और अब यदि इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल की बात करो, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल आर भी कितना होगा? 0 डिग्री। मतलब लाइट रे वापस जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो वो सेम लाइन के अलोंग ही जाएगी, तो मतलब इसी लाइन के अलोंग वापस ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों। हेलो। ये तो सरफेस पे होगा ना, फिर अगर अनइवन सरफेस हुआ तो भी सेम होगा क्या? बताता हूँ, रुको, कोई भी सरफेस हो सबके लिए यही होगा, ठीक है। यस। अभी बताता हूँ, रुको। या इतना क्लियर हुआ? बच्चा लोगों, ये क्लियर है? अब देखो, मैंने ये बताया आपको फ्लैट सरफेस के लिए, तो बेटा एक स्टामा करके आपको नॉर्मल इंसिडेंस नहीं लिखना है, ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है, आप Sir, स्टामा can you कर, go back? हाँ बेटा आप एक पॉइंट लिखो स्टामा करके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे थे ना, उसके बाद स्टामा करके एक पॉइंट लिखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, ये ऐसे एक पॉइंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड या एप्लीकेबल फॉर ऑल, एप्लीकेबल लिख लो, आर एप्लीकेबल फॉर all type of reflecting surface, reflecting surfaces, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी टाइप की हो, कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, ठीक है। अब अनइवन सरफेस हुई तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? तो बेटा सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, लेट से एक सरफेस इस तरह से है ना, तो बेटा इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे आप, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखोगे तो आपको एक कर्व्ड पार्ट दिखेगा, तो आप यहाँ पर नॉर्मल खींचोगे कैसे? नॉर्मल के लिए बेटा आपको पता है हमेशा एक टेंजेंट खींचते हैं पहले तो, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेते हैं, तो बेटा इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। यस और नो, पता है ना आपको? Yes, sir. यस। तो अब लाइट रे लेट से इस तरह से आ रही है, तो अब ये नॉर्मल से कुछ एंगल आई बना रही है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी और यहाँ से ये एंगल आर बनाएगी और ये आई इक्वल टू आर होगा। यदि लाइट रे इस जगह पर आ रही है, लेट से यहाँ पर आ रही है, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर इस तरह से एक टेंजेंट खींचोगे और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर आप ये नॉर्मल खींच लोगे, तब लाइट रे इस तरह से आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, तो ये आई है तो ये आर होगा और आई इज इक्वल टू आर, यदि यहाँ पर है तो फिर यहाँ, तो मतलब कहने का मतलब वही है, ठीक है, समझ गए? तो लाइट रे कैसी भी सरफेस हो सबके लिए रिफ्लेक्शन के लॉज जो होंगे वो सेम ही है, वो सब जगह वैलिड है। क्लियर? बात समझ आई? गुड। Shall we move to the next slide? Sir, what is the point in stars? Star means important point. Okay? Star Can you represents read that point? Sir? Can you read that point? laws of reflection are applicable for all type of reflecting surfaces. Okay? Clear? बेटा ये हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में लिखने की मतलब लिखते वक्त हो सकता है स्पेलिंग में कोई एक वर्ड को मिस कर दूं, मतलब एक लेटर को मिस कर दूं, मुझसे ये ऐसा होता रहता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बिकॉज की स्पेलिंग लिखी थी तो उसमें यू लिखना भूल गया था, है ना। सो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन
जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। नोटेड। आगे चले। बेटा नॉर्मल इंसिडेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लेन सरफेस के लिए आपको पता है। अभी मैं एक सर्कुलर सरफेस ले लेता हूँ, ओके दोस्तों। यदि मैं एक सर्कुलर यानी कि ऐसी कर्व्ड सरफेस ले ली, तो मान लिया कि एक लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही है। बेटा यदि लाइट रे इस तरह से आएगी तो आपको क्या करना होगा, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। ये इंसिडेंट लाइट रे होगी तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, इसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर आप खींचोगे एक टेंजेंट। तो ये आपने खींची टेंजेंट, ठीक है। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप, तो ये ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। और यहाँ पर आ जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, तो ये हो गया, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी इतने ही एंगल पर होगी, दिस इज आर। और यहाँ पर ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, तो हम बोलेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस भी आपने ले ली और इससे भी यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर दिस। क्लियर, बात समझ आई। तो बेटा आपको नॉर्मल इंसिडेंस को नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम और ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। क्या आपको समझ आया ना सबको? यस सर। सर अनइवन सरफेस पे भी नॉर्मल इंसिडेंस हाँ होगा बेटा ना? अनइवन सरफेस पर भी ऐसे ही होगा। देखो अनइवन सरफेस है, लेट से लाइट रे यहाँ पर आई, तो बेटा आप यहाँ पर ऐसे नॉर्मल खींचोगे तो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ठीक है। यदि लाइट रे इस जगह पर आई तो क्या होगा, लाइट रे ऐसे आई तो आप यहाँ पर नॉर्मल खींचोगे तो लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आई तो लाइट रे ऐसे आ रही है लेट से, तो यहाँ पर आप ऐसे नॉर्मल खींच के इससे रिफ्लेक्ट करोगे। मतलब वो कहीं पर भी गिर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखना है आपको, वहां पर नॉर्मल खींचना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करना है। क्लियर? यस। यस। कैसी भी सरफेस हो, इवन हो या अनइवन, सब जगह रिफ्लेक्शन के लॉज वैलिड है। ओवर। बेटा ये कर्व्ड वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना है ना, इट विल बी बेटर, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस लिख लेना और वहां पर ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लेना, दैट्स ऑल। क्या हम आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, शैल आई इरेज दिस? 1 सेकंड सर। डन सर। ओके बेटा अब नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है आपको, है ना। बेटा मैंने फ्लैट सरफेस के लिए आपको बता दिया कि यदि नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही रिफ्लेक्ट होगी। तो यदि कर्व्ड सरफेस के अलॉन्ग, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डैश डैश वाली लाइन है ना, ये क्या है बेटा, ये है नॉर्मल। तो अब उस पर एक डार्क लाइन दिख रही है, एरो पहले नीचे की ओर, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद एरो ऊपर की ओर। मतलब जिस लाइन के अलॉन्ग इंसिडेंट हुई उसी लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। यस, एक मिनट, हाँ समझ आया आपको बच्चा लोगों? क्या आप समझ पाए? यस। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब नॉर्मल के अलॉन्ग आई तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही जाएगी। ये इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट होके भी इसी लाइन के अलॉन्ग जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर शुड बी 0, ठीक है। बस यही बात मैं आपको बोलना चाहता था। ओवर। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, और ये आपको याद भी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट, ग्रेजिंग इंसिडेंस। बेटा ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है सरफेस से टेंजेंशियली यदि कोई लाइट आ रही है तो उसको ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं। बेटा यदि टेंजेंशियली लाइट रे आ रही है तो बेटा वो टेंजेंशियली निकल जाएगी ना, यस और नो? हेलो, क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो टेंजेंशियली यदि कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जाते वक्त भी टेंजेंशियली ही रहेगी।
तो यदि फ्लैट सरफेस की बात करूं, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसे, तो लाइट रे आ रही है तो वो वापस क्या करेगी, इसी सरफेस के अलग चली जाएगी। यदि ये कर्व सरफेस ले लूं तो भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब लाइट रे को लेकर आता हूँ, तो लाइट रे में थोड़ा डिफरेंट कलर में ले लेता हूँ, सॉरी ब्लू कलर में ले लेते हैं, ठीक है। यप। तो यदि लाइट रे ऐसे आ रही है ना बेटा, तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री है ना। तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यस और नो। तो ये सीधी सीधी चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। यदि यहाँ से लाइट रे आ रही है तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, आर, और वो कितना है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, वो डेल्टा क्या था वो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। जो पहले जो डेल्टा सर लिखा था आप ना, ये हाँ रिपीट कर सकते हो एक बार प्लीज। बेटा मैंने बोला कि लाइट रे यदि टैंजेंशियली सरफेस पर आ रही है, टैंजेंशियली, तो बेटा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 डिग्री। हेलो, नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो बिना किसी डेविएशन के लाइट सीधी सीधी निकल जाएगी, है ना, बिना किसी रिफ्लेक्शन के। या फिर हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो क्लियर। रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं ना, ऐसे ही पास कर एक्चुअली देगी। ये रिफ्लेक्शन है क्योंकि लाइट एक पॉइंट पर टच कर रही है ना, इसलिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ओके बेटा, अपने को यही लग रहा है कि रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन वो सरफेस को एक पॉइंट पर टच करके निकल रही है, मतलब रिफ्लेक्शन है। ओके, आई बात समझ, आगे बढ़े, ये सब आपको नहीं लिखना था। चलिए, अब आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ डेविएशन। लिखिए बेटा, डेविएशन ऑफ लाइट लिख लो जल्दी से, डेविएशन ऑफ लाइट। अब वो डेल्टा क्या है वो यहाँ आपको समझ आएगा, ठीक है बेटा। आप बोल रहे थे ना कि सर वो डेल्टा क्या है, तो वो यहाँ आपको समझ आएगा। रेडी। हाँ, तो आप सबको पता है कि लाइट रे इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ लाइट और फाइनल डायरेक्शन ऑफ लाइट में जो भी एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखो इनिशियली लाइट ऐसे जा रही थी ना ये वाली, तो अब इसकी लाइट रे की इनिशियल डायरेक्शन क्या है, दिख रही है आपको नीचे की तरफ, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर चली गई, इस तरफ चली गई। तो बेटा इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है ना, ये वाला डेल्टा, इसको मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इस डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे and reflected ray is called angle of deviation, angle of deviation। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि the angle through which the light is deviated from its path। ओके, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, और the angle by which the light is deviated from its path, deviated from its path। बेटा क्या आप मुझे डेल्टा की वैल्यू फाइंड करके बता सकते हो कितनी होगी। सर 180 - 2i।
180 माइनस 2i। बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 ही थे, वो खत्म हो गए, ठीक है। ऊपर जो ये ग्रीन ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये हेडिंग्स है। यस। तो बेटा कैसे आया, तो सबसे पहले हम लोग एक बात जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, नॉर्मल के साथ आई एंगल बनता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। और बेटा ये डेल्टा हम जानते हैं क्या, देखो ये लाइट रे है इस तरह से, तो यहां से यहां तक ये टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम 2 पाई भी बोलते हैं, पता है आपको। हेलो, सॉरी 180 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, पाई। हाँ 180 डिग्री को अपन पाई भी बोलते हैं, है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि पूरा एंगल पाई है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा यहाँ से यहाँ तक है आई, यहाँ से यहाँ तक है आर, तो बेटा ये बचा हुआ एंगल डेल्टा हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई माइनस आई प्लस आर। एंड हमें एक और बात पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा की वैल्यू हो गई पाई माइनस 2i, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है। सर यहाँ पे प्रोपगेशन का क्या मीनिंग होता है? प्रोपगेशन का मतलब है ट्रैवल करना, ठीक है। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल सकते हैं, या ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बोल सकते हैं, है ना। तो प्रोपगेशन का मतलब होता है जस्ट ट्रैवल करना या मूव करना, वी कैन से। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, या ये आपको लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओ नो मैंने क्या लिख दिया, इंसिडेंट, यहाँ पर आर लिखने के बाद ये एंड मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको रे लिख लेता हूँ, इंसिडेंट रे RAY, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? मुझे शायद सर थोड़ा, और हाँ इंसिडेंट रे पास नहीं होगा ना, क्या बेटा, इंसिडेंट रे जब वो पास होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा ना, थोड़ा डिवाइड होगा हाँ तो फिर उसका ओरिजिनल डायरेक्शन हमने लिया था। बेटा इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल बताना है आपको, यानी कि इसके और इसके बीच का एंगल आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से आई मतलब बस आप मतलब डिवाइड वाला इंसिडेंट रे नहीं किया था। बेटा उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन तो एक ही तरफ ही है ना बेटा, डेविएटेड वाला आर की तरफ है, दिख रहा है आपको। यस सर। तो इन दोनों के बीच का मैंने एंगल लिया है, दैट्स ऑल। ओके दोस्तों, तो मैंने जो भी डेरिवेशन लिखा हुआ है जस्ट कॉपी पेस्ट दिस फास्ट, जल्दी से लिख लो इसको। हो गया, नॉट इट, 1 मिनट सर। बेटा आज मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो, इसलिए हमने क्या किया, बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं, ठीक है। मेन का सिलेबस एडवांस से थोड़ा ज्यादा होता है। आगे बढ़े। Yes, madam. यस Sir, can you use that what you have written in derivation? बेटा डेरिवेशन में मैंने लिखा है यहाँ से डेल्टा, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस आई प्लस आर, ठीक है।
पाई माइनस आई प्लस आर, ठीक है। और हमें पता है कि आई इज इक्वल टू आर होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी, दैट एम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, क्योंकि आई प्लस आर 2i बन गया अब, ठीक है। और इस पाई को हम 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। क्लियर, सबको समझ आया? Okay, sir. यस। क्या हम आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, शैल आई इरेज दिस? क्योंकि एक बार इरेज कर दूंगा तो ये वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। Just a second, sir. Sir, do we need to draw the diagram? हाँ, एक मिनट रुको, चैट क्यों आ गया, ठीक है। हाँ, यार आपकी Yeah, वॉइस you need to draw the diagram, बेटा, you need to draw the diagram. It's essential. इसके बिना आप कैसे समझोगे इस चीज को? ओके, हाँ बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे, लास्ट 3 लाइंस पढ़ के सुनाओ। तो बेटा देखो, मैं पूरा ही पढ़ के सुना देता हूँ। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और करके लिखा है मैंने, द एंगल बाय विच द लाइट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। इसके पाथ से कितना एंगल पर वो डेविएट हुई है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? Sir, propagation का meaning क्या बोल था? बेटा प्रोपागेशन का मीनिंग है जस्ट ट्रैवल करना, है ना, आगे बढ़ना, ट्रैवल करना, मूव करना, मोशन करना, ठीक है। ओके, तो किस डायरेक्शन में लाइट प्रोपागेट हो रही है या फिर ट्रैवल कर रही है, तो लाइट तो इस ए वाली डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ओके, शैल वी मूव, हम आगे बढ़े। एक डाउट Yes. था, जैसे वाटर में लाइट जाता है ऐसे, तो उसका हाँ। पाथ चेंज होता है ना, तो यहाँ हाँ। आपने मतलब ओरिजिनल लाइट मतलब वो कंटिन्यू किया कि उसका पाथ चेंज करने का अपन को? बेटा ये वाटर थोड़ी है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, है ना, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से चेंज हो गई। क्लियर? हाँ, यहाँ पर अगर अपन वाटर में चेक करने गए तो बेटा वाटर की अपन रिफ्रैक्शन में देखेंगे, अभी नहीं देखते हैं ना, तब की तब समझेंगे। ओके, रिफ्रैक्शन भी तो पढ़ना है आगे जाके। ओके, आपको सिर्फ एयर से एयर की बात करनी है, वाटर की बात ही नहीं करनी है ना, ठीक है बेटा। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, तब वाटर भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने बस दिखा रखा है कि इस इंसान को ट्रीज क्यों दिखाई देते हैं, तो लाइट रेज ट्रीज पे गिर के इंसान की आंख में आती है, इसलिए उसको ट्री दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि लेट से यहाँ पर मैंने मिरर रखा है ना, English previous slide of deviation of light once. The deviation of light वाला डेविएशन ऑफ, यही तो है, दिख रहा है, डेविएशन ऑफ लाइट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ सर अभी दिख रहा है, पहले I could see the sun and sun. ओके बेटा, वो कभी कभी क्या है कि नेटवर्क की वजह से ना टाइम लेता है थोड़ा सा, है ना। That's all. शैल वी मूव? Yes sir. ओके दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हाँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट से ये एक कोई पॉइंट है बेटा, जिस जहां से लाइट रे स्टार्ट होती है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर लाइट रेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है,
तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि सारी इंसिडेंट लाइट रेस इसी पॉइंट से स्टार्ट होंगी, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो सारी इंसिडेंट रेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके दोस्तों, सो ऐसा पॉइंट जहां से इंसिडेंट रेस स्टार्ट होती है या फिर सारी इंसिडेंट रेस एक ही जगह पर एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? तो बेटा हमेशा आप लाइट रेस को कहां से स्टार्ट करोगे, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। सर तो सोर्स ऑफ लाइट है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, लाइट रेस जो होती है ना वो तो सन से आती है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर जाती है। समझ में आया? तो हम मान लेते हैं कि सारी लाइट रेस जो है मिरर के लिए कहां से स्टार्ट हो रही है, मिरर के लिए तो वो ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रही है ना। आई बात समझ? मिरर सन को नहीं देख रहा, मिरर तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो मिरर को लगता है कि सारी लाइट रेस ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हेलो बेटा, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको ये थोड़ी ना पता है कि लाइट रेस सन से आके उस पर गिर रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर आपको दिख रही है। आपको तो बस इतना पता है कि वो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट से ही रेज आके आपके आईज में आ रही है, ऐसा लग रहा है, राइट? Yes, हेलो sir. या, तो बेटा किसी भी मिरर में या कहीं पर भी आपको इमेज देखना है तो ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करोगे, जहां से लाइट रेस स्टार्ट होती है। तो देखो इंसिडेंट लाइट रेस, ये देखो इंसिडेंट साइट, या फिर या बोल सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट रेस जो आपको दिख रही है ना, तो ये यदि सच में किसी पॉइंट पर मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन लाइट रेस कहीं इनफाइनाइट से कहीं से आ रही है, वी डोंट नो, पता नहीं कहां से आ रही है, हमको पता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने रखा ही नहीं है, लाइट रेस कहीं इनफाइनाइट से आ रही है, लेकिन हम देखें तो हमें मिरर में उसका इमेज दिखाई दे रहा है। किसमें? मिरर में। तो बेटा देखो ये लाइट रेस कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, ओके। लेकिन ये हमें कहीं पर भी मिलती हुई नहीं दिख रही, लेकिन मिरर के पीछे मिलती हुई जरूर दिख रही है। आर यू गेटिंग? उसका इमेज भी नहीं दिख रहा हमें मिरर में, मैंने अभी थोड़ी देर बोला था इमेज दिख रहा, सॉरी, उसका ना तो हमें इमेज दिख रहा है मिरर में इमेज नहीं दिख रहा है, ठीक है। और लाइट रेस कहां से आ रही है, कहीं इनफाइनाइट से आ रही है और आके मिरर से टकरा रही है। अब बेटा आपको थोड़े ही ना दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, लाइट रेस को ना मिरर के पीछे एक्सटेंड करोगे, मिरर के पीछे एक्सटेंड करने पर वो इस जगह पर मिलती हुई आपको जस्ट वर्चुअली फील होगी कि यहाँ पर वो मिल रही होगी, ऐसा। बेटा इसको हम बोल देते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रेस मिरर के पीछे मिल रही है, रियलिटी में नहीं मिल रही है, ठीक है। Sir, हाँ sir, but to form a virtual object, you need a real object, no, on the other side, यस somewhere बेटा, at infinity. बेटा हाँ यस बेटा, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर में, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है, ठीक है। हेलो, मेरी बात Sir, समझ में आई? virtual object का real image कैसे बन सकता है? हाँ, इसका रीजन ये है बेटा, रियल इमेज आपको दिखाई नहीं देता कभी भी, उसके लिए आपको स्क्रीन लगानी पड़ती है ना। तो देखो लाइट रेज जैसे आई, यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके और इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर आएगी और इस जगह पर एक दूसरे से मीट कर जाएगी। तो ये कौन सी लाइट रेज मीट हुई बेटा, रिफ्लेक्टेड। कौन सी? रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां पर मिलती है उसको इमेज बोलते हैं, और इंसिडेंट लाइट रेज जहां पर मिलती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज कैसा बना, रियल इमेज, क्योंकि क्योंकि लाइट रेज सच में रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है। लेकिन इसमें देखो फर्स्ट डायग्राम में देखो, लाइट रेज सच में एक ही पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है, तो रियल ऑब्जेक्ट है। मिरर से टकरा के कहां जा रही है, देखो इनफाइनाइट पर जा रही है, कैन यू सी? यस और नो? हेलो, Yes, sir. यस। तो ये इस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके अब चली गई है लाइट रेस। तो अब ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन लाइट रेस को यदि मिरर के पीछे आप एक्सटेंड करो, वो यहाँ कहीं मिलती हुई आपको फील होगी। तो ये क्या बनेगा, आपको वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। यानी कि मिरर के पीछे आपको उसको मिरर में आपको उसका क्लियर इमेज दिखाई देगा, मतलब एक्चुअल में तो मिरर के पीछे नहीं है लेकिन आपको दिखाई देता है, मतलब वो वर्चुअल है, ठीक है। आई बात समझ? Sir, I didn't get these two diagrams. बेटा आप सिर्फ इतना देखो कि यदि लाइट रेस सच में मीट कर रही है ना, यदि लाइट रेस सच में मीट कर रही है इंसिडेंट लाइट रेस, तो उसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और यदि ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पर रखा है, आपको ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, तो उससे कोई ना कोई लाइट रे तो आ ही रही होगी, है ना? हेलो, यस सर। छोड़ो, टाइम के साथ समझ आ जाएगा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा बोला था आपको, ठीक है ना? एक ऊपर है तो ऊपर से लाइट आएगा, फिर नीचे से दूसरा ऑब्जेक्ट का लाइट आएगा ना इंसिडेंट रे। हाँ बेटा, कहीं से भी आ सकती है लाइट रेस, ठीक है ना? अभी ध्यान से इसको देखो, देखो ये वाला आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पर लाइट रेस कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है ना? देखो ये ध्यान से, ये इस तरह से कहाँ से आ रही है लाइट रे? इनफाइनाइट से, यस और नो? हेलो, क्या ये इंसिडेंट लाइट रेस, देखो ये भी इंसिडेंट लाइट रे, ये भी इंसिडेंट लाइट रे, क्या ये एक दूसरे को कट कर पा रही है क्या? नहीं ना? कर रही है क्या? नो सर। नो। क्या मैं इनको मिरर के पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या? किसको एक्सटेंड कर रहा हूँ? इंसिडेंट लाइट रेस को। तो क्या ये आगे कहीं पर मिल सकती है एक दूसरे से? हेलो, Yes. यस। तो इस कंडीशन में ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई बात समझ? क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ? क्योंकि इंसिडेंट लाइट रेज रियलिटी में तो मिल नहीं पा रही, लेकिन मिरर के पीछे एक्सटेंड करने पर मिल पा रही है। कौन सी? इंसिडेंट लाइट रेज। तो जब भी इंसिडेंट लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है, वहां पर ऑब्जेक्ट बनता है, वहां पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? क्लियर? तो इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. यस। लेकिन लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? तो मैं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को डिफरेंट कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। बेटा जिस भी पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, उसको हम बोलते हैं इमेज। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां पर Sir, show the previous slide. वेट वेट, लेट मी कंप्लीट दिस। बेटा देखो, ये ब्लू वाला क्या है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और ये भी क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। क्लियर? ये देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके जा रही है, यहाँ आई तो यहाँ आर, इसी तरह से यहाँ आई तो यहाँ पर आर। बेटा ये रिफ्लेक्ट होकर जाकर यहाँ पर मिल रही है, तो अभी रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में मिल रही है, वर्चुअली मिल रही है? ये बताओ। हेलो, सच में सच में मिल रही है ना? रिफ्लेक्ट होके सच में मिल रही है। तो ऐसा इमेज जहां पर भी बनेगा वो आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा, उसके लिए आपको स्क्रीन लगानी पड़ेगी, और स्क्रीन पर उसका इमेज दिखाई देगा, ठीक है? तो ये वाला इमेज जो कि मिरर के पीछे नहीं बन के रियलिटी में यहाँ पर बन रहा है, स्क्रीन पर देखना पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं रियल इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे रियलिटी में आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। क्लियर? मेरी तो बात समझ पाए? इमेज बनेगा क्या? जो क्या बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है जो है नहीं, वो उसके लिए बनेगा इमेज? क्या 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 फिर से बोलो। जो स्क्रीन के पीछे मिल रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, हाँ उसी का इमेज बनेगा ना फिर? हाँ, उसी का इमेज बनेगा। यस बेटा, उसी का इमेज बनेगा, ठीक है? आपको ऑब्जेक्ट तो दिखाई ही नहीं देगा, आपको इमेज ही दिखाई देगा, ठीक है? इस केस में कोई दिक्कत? तो सर वो मतलब वो कौन सा ऑब्जेक्ट बन सकता है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? बेटा वो तो जो आप स्क्रीन लगाओगे, स्क्रीन पर जो भी फोटो बनेगी उस वही ऑब्जेक्ट, उसी वही ऑब्जेक्ट होगा ना। आपको थोड़ी पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो तो आप स्क्रीन लगाओगे तो आपको दिखाई देगा, अच्छा इसका फोटो बन रहा है, मतलब इसका इमेज है, ठीक है? क्लियर? हेलो, वर्चुअल इमेज दिखेगा ही नहीं ना? वर्चुअल इमेज आपको, वर्चुअल इमेज तो दिखता है ना? रियल इमेज नहीं दिखता है आपको, ठीक है? Sir, we see वर्चुअल, virtual images every day in plane mirror. बेटा आप प्लेन मिरर में खुद की फोटो देखते हो, राइट? खुद की इमेज देखते हो ना? आप तो रियल ऑब्जेक्ट हो, है कि नहीं? और आप खुद को देख पाते हो ना मिरर के पीछे, तो मतलब मिरर के पीछे आपका इमेज असली नहीं है, वो वर्चुअल है, ठीक है? बेटा सिंपल यार, मिरर के पीछे जो भी बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, अब ठीक है? हेलो, जैसे अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज को देख नहीं पाएंगे ना? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है? प्लेन मिरर में तो कभी नहीं, ठीक है? You have to write this. इसको आप, या इसको लिख लो। Image is defined as the point of intersection of reflected rays, or we can say refracted rays. तो आप refracted वाला हटा दो, सिर्फ reflected का लिख दो, ठीक है? Image is पूरा लिख लो, कोई बात नहीं। Image is defined as the point of intersection of reflected rays or refracted rays. रिफ्रैक्शन की बात अपन रिफ्रैक्शन में करेंगे, यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करें। सेकंड वाला डायग्राम देखो बेटा, सेकंड वाला डायग्राम देखो।
यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है, ये रहा रियल ऑब्जेक्ट सेकंड वाले डायग्राम में, है ना। यहाँ से लाइट रे स्टार्ट हो रही है, तो लाइट रे सच में मिल रही है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट है। ओके, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट पर, तो ये सच में तो मिल नहीं पाएगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज को यदि मिरर के पीछे एक्सटेंड करो तो बेटा यहाँ पर इमेज बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर? तो सर हम जब प्लेन में के सामने खड़े होते हैं तो सेकंड वाला केस होता है ना? यस, सेकंड वाला केस होता है। ठीक है, सर इसका हेडिंग क्या देंगे हम, ये क्या वाला? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार मार्क करके लिख लो। ठीक है, स्टार मार्क करके लिखो, इमेज इज डिफाइंड एज द, या फिर आप लिखना चाहते हो तो ये लिख लो इमेज फॉर्मेशन, यदि हेडिंग लिखना ही है तो लिख लो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ऐसा लिख लो। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ऐसा हेडिंग बना लो इसका। ओके बेटा, आज वाली चीजें हैं तो वो अच्छे से इनको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छे से करेंगे और स्पीड बढ़ा के। ठीक है सर शो प्रीवियस पेज। सर एक बार इंसिडेंट साइड वाला दिखा दो ना पीछे। बेटा ये प्रीवियस, ये वाला आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वाला आपको ड्रॉ नहीं करना है। ओके, आपको सिर्फ यही ड्रॉ करना है। ओके ओके। सर हाँ, सर सेकंड केस में ऑब्जेक्ट से मतलब इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, तो मतलब फर्स्ट केस में इंसिडेंट रेज कहाँ से आ रहे हैं? इनफाइनाइट से। ठीक है, इनफाइनाइट से मतलब आपको भी नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं, सिंपल। ओके यस सर, सन से बोल सकते हैं सोर्स, नहीं तो सन से आ रहे हैं ऐसा। कहीं से भी आ सकता है बेटा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, आपको उतना नहीं सोचना। ओके, कहीं से भी आ सकती है, वी डोंट नो। इसीलिए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट का है, तो आप उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हो। यदि आपको पता होता तो फिर रियल ऑब्जेक्ट ही बोलते ना। जब ऑब्जेक्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल होता है। ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर, वो वर्चुअल है। बेटा समीरा, प्रीवियस स्लाइड आपको नोट नहीं करनी थी, उसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड को आप स्किप करो, सिर्फ ये वाला देखो, है ना। नोट इट ऑल ऑफ यू। 1 मिनट सर। यस। ओके बेटा, आप इसको नोट करो। मैं जस्ट 2 मिनट्स, मेरा एक पार्सल आया, मैं रिसीव करके आता हूँ। जस्ट अ मिनट, है ना, मैं आता हूँ। ओके, आप इसको नोट कर लो तब तक, मैं आया।
हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल दोस्तों? Yes, sir. गुड। सो आई एम बैक। या आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चैट में देख पा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर लिखा है आपने कि सर में इट विद वर्चुअल और रियल इमेज बोथ रिप्रेजेंट आई। हाँ बेटा, चाहे इमेज वर्चुअल हो चाहे रियल हो, उसको आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट को ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना? या बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का तो वर्चुअल इमेज बनेगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा। क्लियर? बस आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से आने चाहिए। दैट्स इट। ओके, चलिए इतना ड्रॉ करने के बाद एक डायग्राम और आप ड्रॉ कीजिए। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे थे? सर अगर अगर अभी जो डायग्राम दिखाया था ना वैसा हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो फिर रियल इमेज को कैपिटल आई लिखे और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को स्मॉल आई लिखेंगे तो चलेगा ना? वर्चुअल इमेज को स्मॉल आई लिखेंगे तो चलेगा कि? बेटा आप ना किसी भी इमेज का कोई भी रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? क्या? हम्म, वो आपकी इच्छा है। रिप्रेजेंटेशन आप कैसे रखते हो वो आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? यस। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। बेटा लेट्स से ये आपके सामने एक मिरर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो सिंपल सी बात है, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइट रेज को यहाँ से, ये रियल ऑब्जेक्ट है ठीक है ना, ये क्या है? एक रियल ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? लाइट रेज को इंसिडेंट होता हुआ कंसीडर करूंगा। ओके, क्लियर? तो मैं लाइट रेज को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो लाइट रेज कुछ ऐसी होंगी। एक लाइट रे मैंने ऐसे भेज दी, ठीक है, सीधी सीधी नॉर्मली। ओके, एक लाइट रे को मैंने ऐसे किसी एंगल पर भेज दिया, ऐसे। ओके, एक लाइट रे को मैंने ऐसे किसी एंगल पे भेज दिया। या और भी लाइट रेज आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट लाइट रेज होती हैं। ठीक है ना? सर इसके हाँ, रूल्स होते हैं ना कि एक लाइट स्ट्रेट होनी चाहिए और मतलब दो नहीं तो ड्रॉ करनी होती ऐसा है। कुछ नहीं है बेटा, वो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से है। ठीक है? तो बेटा ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होके ये वाली तो वापस इधर चली जाएगी। ये वाली लाइट रे कुछ जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई उतने पर ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। राइट? आई बात समझ? तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अ, या तो मैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे को थोड़ा डिफरेंट कलर से ले लूँ, तो लेट्स से दिस इज ये वाला ब्लू। बेटा ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी, ये वाली तो इसी के अलाउंग, ये वाली कुछ ऐसे, और ये वाली कुछ ऐसे। बेटा यदि आप देखोगे ना तो ये सारी की सारी लाइट रेज जो हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, यदि तुम इनको पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, तो बेटा ये एक ही पॉइंट पर क्या करेगी? मीट करेगी। ठीक है? So can you show the previous slide? यस बेटा, ये सारी की सारी यहीं पर मीट कर रही है। और बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जिस भी पॉइंट पर मीट करे उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। और इमेज कैसा है? वर्चुअली, क्योंकि मिरर के पीछे है। ओवर। और आप इसको मिरर में आसानी से देख सकते हो। क्लियर? तो बेटा ये आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया था, ताकि आपको पता चले कि मिरर में इमेज बनाते कैसे। ओके? सर इसमें इंसिडेंट लाइट को भी अपने आई से रिप्रेजेंट किया, फिर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को भी आई से रिप्रेजेंट किया। कौन से वाले में? ये स्लाइड पे। बेटा यहाँ फर्स्ट वाला तो अलग है ना, ये दोनों डायग्राम्स अलग अलग है। या बट यहाँ पर इंसिडेंट को भी आई से रिप्रेजेंट किया और रियल इमेज को भी आई से रिप्रेजेंट किया। अरे बेटा वो रिप्रेजेंट नहीं किया, मैं सिर्फ लिखना चाहता था इंसिडेंट रे, तो मैं उसको क्या है कि इतना लंबा नहीं लिखना चाहता था, इसलिए आई लिख दिया। ठीक है? अभी ठीक है बेटा? हेलो? यस सर। एक्चुअली पूरा इंसिडेंट रे इतना लंबा वर्ड नहीं लिखना था, इसलिए मैंने आई लिख दिया था। कोई दिक्कत?
Shall we move to the next? Hello. Yes, sir, yes. Yes. Okay दोस्तों, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया ना कैसे बनाना इमेज? Shall I erase this? अब यहाँ पर Yes, कुछ sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। क्या है बेटा? डिस्टेंस, और देखो सबसे पहली चीज, साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। मतलब जितने हाइट यदि ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट हमें इमेज की भी दिखाई देती है मिरर में। यस और नो? सबको पता है, करेक्ट? नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो बेटा यहाँ पर। Sir, this is valid only for true plane mirror, no? डिस्टेंस फ्रॉम द, या बेटा रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज के लिए वैलिड है ये प्लेन मिरर। ऊपर प्लेन मिरर लिखा है मैंने, है ना? ठीक है। तो डिस्टेंस Yes, ऑफ sir. ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट सबका क्लियर हुआ? बेटा ये फर्स्ट पॉइंट था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट, साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज इन प्लेन मिरर, है ना? क्लियर? ये तो आप सबको पता है। ये 2 पॉइंट्स आप सबको पता है, उसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सर आपने पहले डायग्राम ड्रॉ किया था वर्चुअल इमेज का, वो ड्रॉ करने का है? नहीं नहीं बेटा, वो जस्ट आपको आपको सिंपल आपकी नॉलेज के लिए था। ये वाला ड्रॉ करना था आपको, है ना? ये वाला ड्रॉ करना था, उसके बाद कुछ ड्रॉ नहीं करना है, बस ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी करो बेटा, इस चीज में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे बेटा, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट कैसा इमेज बनेगा? बोलो। द इमेज इज वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर में, एंड फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, क्या आप समझ पाए? नोट इट डाउन, इतने पॉइंट्स लिख लो जल्दी से। यस दोस्तों, नोट इट ऑल ऑफ यू। Yes, sir. या अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, द इमेज या फिर ऐसा लिख लो, डायरेक्टली लिख लो, देयर इज a lateral, lateral, lateral inversion during the image formation in plane mirror. Image formation in plane mirror. plane mirror बेटा lateral inversion का क्या मतलब है? लेफ्ट साइड राइट दिखती है और राइट साइड लेफ्ट दिखती है। ठीक है, यानी कि आप अपनी शक्ल जो देखते हो ना बेटा, आपका राइट फेस ना आपकी इमेज का लेफ्ट फेस होता है, और आपका लेफ्ट फेस इमेज का राइट फेस होता है। ठीक है, क्लियर? हेलो?
यानी कि आप P लिख के मिरर के सामने रखोगे तो आपको Q दिखाई देगा, है ना? मेरी बात समझ पाए? सर पर अगर मेरे सामने लेफ्ट हैंड ऊपर का तो लेफ्ट हैंड ही ऊपर होता ना फिर तो मिरर में। क्या क्या क्या? अगर मिरर के सामने अपन ने लेफ्ट हैंड ऊपर किया तो हम्म। इमेज का लेफ्ट हैंड ही ऊपर होगा ना। बेटा आपको लगता है, लेकिन इमेज यदि एक खुद का इमेज का सेंस होता तो वो क्या बोलता, अरे ये तो मेरा राइट साइड है ना? छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, मत बात करो। अपन इसकी बात करते हैं। लेट से ये P लिखा हुआ है ना? तो इसका इमेज कैसे बनेगा मिरर में? क्यों नहीं दिखेगा क्या? हेलो? यस सर। ये P, तो ये P का आगे वाला तो ये यहाँ पर आगे वाला, ये P का पीछे वाला यहाँ पर, लेकिन अपन यदि इसको रीड करें तो अपने को क्यों दिखता है ना? यस। यस, तो मैं यही बोलना चाहता था कि लैटरल इन्वर्जन हो जाता है यहाँ पर, है ना? इसी तरह से आप देखो एक और डायग्राम, ये पॉइंट आपने लिख लिया बेटा, ये पॉइंट इरेज कर दूं क्या बच्चा लोगों? ये पॉइंट इरेज कर दूं, क्योंकि यहाँ पर एक इमेज हाइड हो रहा है, वो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। यस, शैल आई इरेज? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, यहाँ पर देखो, इस लैटरल इन्वर्जन वाले पॉइंट के बाद ये वाला डायग्राम बना लेना। अब ध्यान से देखो, आपने यहाँ पर ए रखा और यहाँ पर बी रखा, इसको मिरर के सामने रखोगे ना तो देखो ये ए यहाँ और बी यहाँ, एरो की डायरेक्शन ऐसे थी तो ये उल्टी हो गई, है ना? तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसी को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है? क्लियर? यदि आपने P लिखा तो वो Q दिखाई देता है। ये रहा आपके सामने, ठीक है? Do we need to draw these diagrams? ओनली फर्स्ट। ओके, यू ड्रॉ दिस। मतलब आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना है, इसको क्विकली ड्रॉ कर लो, है ना? जस्ट रफली ड्रॉ दिस डायग्राम्स। ओके, तो ये सारी बेसिक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, है ना? अब नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत अच्छे से इस चीज को और आगे सर बढ़ाएंगे और थोड़ा क्विकली। हाँ बेटा। सर एक डाउट था, जो ग्रेजिंग इंसिडेंट्स होती है, मैंने गूगल पे पढ़ा तो उसमें लिखा है एंगल 90 हो नहीं सकता, 90 से मतलब डेल्टा थोड़ा सा 89.99 ऐसे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 90 पे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा ना, ऐसे ही पास हाँ कर बेटा, जाएगा। बट अपन सुनो सुनो सुनो, अपन क्या है ना, वो लोग जो बोलते हैं बेटा वो पूरा लैब स्केल पर एकदम परफेक्टली बताते हैं ना। तो आप इतना मत सोचो, आप बस ये समझो कि टेंजेंशियली जा रहा है और टच करके जा रहा है, ठीक है बेटा? सर ओके। लेकिन रियल में तो थोड़ा सा ऊपर हाँ रहेगा ना। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, है ना? क्योंकि बाकी तो वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी ना, वहां पर कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन 89.99 ये सब कंसीडर करने से अच्छा हम 90 ले लेते हैं। क्लियर? यस यस सर, ओके। यस, तो आप उसको टेंजेंशियली ही मान के चलो, ठीक है? यस सर, ओके सर। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। तो बेटा आपका आपका ऑलरेडी कोई डाउट ग्रुप है क्या? सर Yes, sir. का डाउट ग्रुप है। ओके बेटा, There is मेरा one for the नंबर, class, but not this one. ओके मेरा I don't have your doubt नंबर group. ले I have लो। access search. यस, क्या बोल रहे हो बेटा? आपका जो भी फिजिक्स का ग्रुप है ना बेटा, डाउट ग्रुप, उसमें आप मेरा नंबर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है मैंने, जस्ट ऐड दिस नंबर टू दैट डाउट ग्रुप, ओके? या तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं अभी कोई नेक्स्ट यदि स्टार्ट करता भी हूँ तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, है ना? क्लियर? तो
ये क्वेश्चन आप करके बताइए बेटा, एक क्वेश्चन आप करके बताइए। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ब्लू लाइन आपको दिख रही है, क्रॉस आपको रखी हुई है, ये डायगोनल बनाती हुई लाइन, दैट इज मिरर। ऑरेंज वाला दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कैसा दिखाई देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? यस, ओके, ए बी सी डी ए, इतने सारे आंसर्स। ओके, सी सर। ठीक है, क्या मैं सॉल्व करूं? ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से देखना, कलर चेंज करते हैं, व्हाइट कलर में देता हूं। बेटा देखो, ये वाला पॉइंट है ना, यदि मिरर से इसकी परपेंडिकुलरली डिस्टेंस देखी जाए तो ये रही, ये कुछ d1 डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इमेज भी यहाँ से d1 डिस्टेंस पर बनना चाहिए, ऐसा। और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से, लेट से ये d2 है परपेंडिकुलरली, बेटा यहाँ से भी ये d2 डिस्टेंस पर बनना चाहिए, तो मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा, राइट? कैन यू सी? क्योंकि मिरर कैसे रखा है, मिरर 45 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, मतलब एकदम डायगोनल के अलोंग, तो इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है? यदि, क्या मेरी बात समझ पाए दोस्तों? तो स्ट्रेट क्यों बनेगा ऐसे, मतलब सी होना चाहिए ध्यान, ना। आप खुद ऑब्जर्व करो, आप खुद ऑब्जर्व करो। यदि ये वर्टिकली रखा होता ना, देखो, ये वर्टिकली रखा होता तो ए आंसर होता। कौन? मिरर। मिरर वर्टिकली नहीं रखा है बेटा, मिरर 45 डिग्री एंगल पर रखा है, कैन यू सी? चलो यार, इसका सोल्यूशन दिखाता हूं मैं आपको, कैन यू सी नाउ दोस्तों? क्या आपको दिखाई दे रहा है कैसे इमेज बन रहा है? हेलो, नाउ डू यू एग्री और नॉट? सर दोस हाँ, डॉटेड लाइंस आर नॉर्मल। हाँ बेटा, ऑब्वियसली कोई भी लाइट रे जाएगी तो आप उसको ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना, आप इमेज कैसे बनाओगे ये बताओ मुझे। हेलो, So we can also, so we can also make the mirror 90 degrees and then directly यस, find the image and then make it back 45 degrees. यस, ये कर सकते हैं हम लोग, है ना? हाँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए एक और तरीका यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, मान लिया कि ये मिरर है ना, तो यदि इस मिरर से देखा जाए तो बेटा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी लाइन पर, 45 डिग्री वाली लाइन पर है ना, तो क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे बना लूं? ये 45 डिग्री वाली लाइन पर है, तो इसका इमेज भी ऐसा ही बनना चाहिए, राइट? तो यदि मैं इसको 45 डिग्री पर रोटेट कर दूंगा तो बेटा ये यही वाला तो इमेज आएगा। हेलो, यस सर, अब समझ आ गया। हाँ, वेरी गुड। आप ध्यान से देखो, आप ना, आप एक बात जानते हो कि अभी यहाँ पर खड़े हो, ये वाला पॉइंट यहाँ से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, मिरर के पीछे भी उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कुछ 5 सेंटीमीटर है, तो बेटा मिरर के पीछे भी इस वाले की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगी। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इसी तरह से ये ऐसे आ जाएगा, है ना? ओके, और लेट से ये वाला पॉइंट यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो बेटा मिरर के पीछे भी ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा, तो इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? वो एरो मतलब हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा क्या, जो इमेज एरो बन रहा है उसका? क्या नहीं होगा, क्या मतलब? इमेज बन रहा है उसको एरो अपन ने वर्टिकल लिया है, तो वो हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा क्या? वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्यों आएगा बेटा, क्यों आएगा? वर्टिकली रखा होता मिरर तो हॉरिजॉन्टल में आता ना, यदि मिरर ऐसे रखा होता तो ये ऐसे आ जाता, है ना? बट मिरर को ऐसे 45 डिग्री पर रखा है बेटा, तो बेटा इसका इमेज भी फिर ऐसे दिखना चाहिए कि नहीं? हेलो, सर हम ये क्वेश्चन कॉपी कर रहे। ड्रॉ कर लो बेटा, आपसे ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है? आपको पूरा क्वेश्चन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप ड्रॉ कर लो कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज आप कैसे ड्रॉ करोगे? यहाँ से इस तरह से ले लो, इस तरह से, ठीक है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये कौन है? मिरर। और ये कौन है? इमेज, ठीक है? तो जस्ट ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है?
तो बेटा मिरर किस एंगल पर रखा है वो मैटर करता है। आपको हमेशा लाइट रेस को परपेंडिकुलरली भेजना है, मिरर की सरफेस से परपेंडिकुलरली रखना है, ठीक है? तभी आप सही से इमेज बना पाओगे, वरना नहीं। सर डाउट था, मतलब ग्रेसिंग इंसिडेंस में इंसिडेंट लाइट टच होता है सरफेस को तो हल्का सा मतलब ऊपर होगा ना, एकदम स्लाइटली। हाँ तो अपन उसको बहुत माइनर होता है, इसलिए अपन उसको टेंजेंशियल। हाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं या टेंजेंशियल मान लेते हैं। अब अभी तक ग्रेजिंग इंसिडेंस पे ही अटके हो? नहीं सर, वो एक डाउट था। अच्छा ठीक है, ओके दोस्तों। चले आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, ओके? आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, नेक्स्ट क्लास विल कवर द गुड कॉन्सेप्ट्स आल्सो। सो बेटा मैंने अपना नंबर आपके साथ शेयर किया है 9929800141, just add it in your doubt group. चले, ओके दोस्तों, बाय बाय।